हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ आए हैं। दोस्त, आपको पता है कि मेरे चैनल पर एलपी सीबीटी 2 का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के साथ साथ ट्रेड भी चलाया जा रहा है। अगर ट्रेड का बात करेगा तो ट्रेड है जो इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल ग्रुप वाला को ट्रेड चलाया जा रहा है, और जिसमें हम इसमें बात करेगा तो एक ट्रांसफार्मर और एक सेफ्टी एंड हेल्थ, दो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट करवाए हैं। और इसका वीडियो प्लेलिस्ट में बना हुआ है ट्रेड सा, तो वहां से जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको पता है कि ट्रेड में हमको 75 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 27 क्वेश्चन लाना है, सही करना है। तो इस हिसाब से आपको 1 से 2 दिन या 1 दिन बीच करके आपको सेशन मिलते रहेगा। और इसी के साथ बेसिक साइंस में अगर बात करेगा तो बेसिक साइंस में इंजीनियरिंग ड्राइंग और साथ में बेसिक साइंस दोनों का पोर्शन चल रहा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी बताया था कि इंस्ट्रूमेंट चैप्टर समाप्त हो गया है और बेसिक साइंस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी एक चैप्टर स्टार्ट जो हो गया वो लाइन्स है, और इसका एक क्लास आपको मिल गया है और सेकंड क्लास भी कल अपलोड कर दिया जाएगा अगले दिन। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का अगर बात करिएगा तो आज का सेशन हम लिए अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम एसी कहते हैं। आपको पता है कि पिछले जब 2019 का पेपर का एनालिसिस करवाइएगा तो एनालिसिस करिएगा तो देखिएगा इसमें 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको नंबर लाना कितना है तो 27 नंबर लाना है। तो इस हिसाब से आप इसका वेटेज देख लीजिएगा कि 27 क्वेश्चन पूछना, जिसका 7-8 क्वेश्चन यहीं से बन रहा है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे बारीकी तरीका से पढ़ के जाइएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ के माध्यम से प्रैक्टिस करिए, और साथ में सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा LPCBT 2 से। तो वो सारा है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का तीसरा चैप्टर होगा। आज का बोला गया है प्रश्न में, जितना भी प्रश्न ला रहे हैं इसमें प्रीवियस पेपर जो रेलवे के माध्यम से पूछा गया है वही प्रश्न है। देखिएगा इसमें जो कहा गया है, इसमें बोला गया है कि भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में छूट का अनुमानित क्या है या अनुमति है। बोला गया है कि भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में छूट कितना है। तो आपको पता है कि एक एसी है और एक डीसी है। आपको मेन पढ़ना यहाँ जो है, अभी हम पढ़ा रहे हैं वो एसी पढ़ा रहे हैं, डीसी पर भी बात करेंगे। लेकिन एसी के लिए अगर भारत का फ्रीक्वेंसी का अगर बात करिएगा तो भारत में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और इसी में प्लस माइनस 3% है, प्लस माइनस 30% का 3% का छूट है। लेकिन डीसी का फ्रीक्वेंसी का अगर बात करेगा तो इसका डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है तो 0 हर्ट्ज होता है। ये अल्टरनेटिंग करंट होता है जो इसका दिशा बदलते रहता, परिवर्तित होते रहता है। लेकिन डीसी का दिशा बदलता नहीं है, इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपसे यही प्रश्न बोला गया कि भारत में जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति के परिवर्तन में कितना छूट होता है, तो प्लस माइनस 3% का छूट होता है, प्लस माइनस 3% का छूट है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए डीसी धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो अभी जस्ट आपको हम बताएं कि डीसी धारा की आवृत्ति जो होता है वो क्या होता है तो 0 होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि 2 किलो हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी की आवर्तकाल कितना होता है। तो 2 किलो हर्ट्ज का अगर बात करेगा तो 2 किलो हर्ट्ज का मतलब कितना हो गया तो 2000 हर्ट्ज हो गया, 2000 हर्ट्ज हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी का बात करेगा तो फ्रीक्वेंसी होता है जो टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बताइए एफ होता है जो 1/t होता है। तो आपसे टाइम पूछा है तो टाइम जो हो जाएगा वो 1/f हो जाएगा। तो टाइम अगर निकालना रहेगा तो 1 और कितना करना है तो 2000 से भाग देना है। जब इसको 2000 से भाग दीजिएगा तो आपको मिली सेकंड में पूछा गया है, तो मिली सेकंड में लाने के लिए हम क्या करते हैं तो भागा देते हैं कितना से तो 10 के पावर माइनस 3 से भागा दे देते हैं। इसको में 10 के पावर माइनस 3 से भागा दीजिएगा तो ऊपर जाके 10 के पावर 3 हो जाएगा, और 10 के पावर 3 से क्या हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 बराबर कितना हो जाएगा तो 0.5 मिली सेकंड होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये समझ में नहीं आएगा, देखिएगा जैसे ये बताइए कि आपको पता है कि टाइम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का कितना होता है, फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। टाइम जब निकालिएगा तो 1/2000 लिखिएगा। अब किसी भी चीज को जैसे अगर लाना है मिली सेकंड है तो मिली को लाने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो ये बताइए कि 1/2000 में अगर डिवाइड करिएगा 10 के पावर -3 से तो ये हो जाएगा मिली सेकंड हो जाएगा। ये बताइए टाइम होगा तो 10 के पावर -3 ऊपर जाकर हो जाएगा कितना तो 1000। अब बटा 2000 करिएगा तो 2000 से 3 0 से 3 0 कटेगा तो 1/2 का कितना जाएगा तो 0.5 मिली सेकंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है
बोला गया है कि बताइए तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो तरंग की अगर फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं तो आपको अभी हम बताएं कि फ्रीक्वेंसी के लिए एफ बराबर होता है 1/t। तो एफ बराबर 1/t होता है, तो एफ निकालना है और समय कितना दिया है तो 0.1 सेकंड। तो 0.1 सेकंड जो लिखिएगा ये क्या हो जाएगा तो 10/1 होगा। तो इसका कितना हो जाएगा तो 10 हर्ट्ज हो जाएगा, 10 हर्ट्ज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि बताइए कि चित्र में दर्शाई गई तरंग का प्रभावी मान क्या होगा। चित्र में दर्शाई गई तरंग का प्रभावी मान क्या होगा। तो ये बताइए चित्र में जो दर्शाया गया है इसका प्रभावी मान याद रखिएगा सीधा दी 380 वोल्ट होता है। कितना तो 380 वोल्ट है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरणिक परिपथ में धारा क्या होती है। तो वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरणिक, वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरणिक में, प्रेरणिक का मतलब प्रेरक का बात कर रहा है, प्रेरक मतलब इंडक्टर का बात कर रहा है। इंडक्टर का अगर बात करेगा तो इंडक्टर है जो धारा को क्या करता है, धारा को नापता है या धारा को स्टोर करता है। अब ये बताइए कि अगर इस कॉम्बिनेशन को हम बनाएंगे तो ये बताइए अगर धारा को रोकेगा तो ये तो हो गया धारा, जब धारा को रोकेगा तो वोल्टेज तो आगे निकल जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा आगे निकल जाएगा। तो ये बताइए एक होता है लैगिंग और एक होता है लीडिंग, एक होता है लीडिंग और एक होता है लैगिंग, एक होता है लीडिंग और एक होता है लैगिंग। अब बोला है कि वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरणिक परिपथ में धारा होती है, तो धारा क्या होती है तो धारा लैग करेगा, लैग मतलब पीछे। तो ये बताइए धारा तो पीछे रह गया और वोल्टेज क्या हो गया तो आगे निकल गया। तो जो आगे निकलता है वो लीड हो जाता है और जो पीछे रह जाता है वो लैग हो जाता है। तो ये बताइए बोला गया कि परिपथ में धारा क्या हो गया तो प्रेरक का काम होता है धारा को रोकना। तो धारा को रोक देगा मतलब पीछे रह जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि क्या हो गया है तो लैगिंग हो गया है, लैगिंग हो गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इसमें कहा गया है कि एक श्रेणी आरसी परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम है और कैपेसिटिव प्रतिघात है जो 12 ओम है, तो उसकी प्रतिबाधा क्या होगा जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस का बात करेगा तो इसको हम जेड से डिनोट करते हैं और जेड बराबर जो होता है वो √अंडर आर स्क्वायर और प्लस ये बताइए कि क्या दिया है कैपेसिटिव दिया है तो 1 का होल स्क्वायर हो गया। कैपेसिटी के मतलब हो गया कैपेसिटर का बात कर रहा है और कैपेसिटर का पता है कि कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज को ब्रेक करना या वोल्टेज को रोकना। तो ये बताइए कि 1 स्क्वायर। अब जेड हमको निकालना है तो जेड बराबर जो होगा वो प्रतिरोध कितना दिया है तो प्रतिरोध दिया 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस 1 है जो कैपेसिटिव प्रतिघात कितना दिया है तो 12 ओम दिया है, तो 12 के स्क्वायर करेंगे। तो पता है आपको कि 5 और 12 और 13 होता है जो ट्रिपलेट होता है, तो 5 और 12 का 13 का ट्रिपलेट है, तो इसका जेड जो निकलेगा वो कितना निकलेगा तो 13 ओम निकलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। एक कैपेसिटिव प्रतिघात का अगर बात करेगा कि एक कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है तो फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर कैपेसिटिव प्रतिघात का अगर बात करेगा तो कैपेसिटिव प्रतिघात मतलब XC का बारे में पूछ रहा है और XC बराबर होता है 1/2πfc होता है, 1/2πfc होता है। और एक पूछता है XL के बारे में जो होता है 2πfl होता है। अब समझिएगा ये एल जो है ये बताता है कैपेसिटर के बारे में, क्या होता है प्रेरक के बारे में, इंडक्टर के बारे में, और ये जो बताता है सी बताता है जो कैपेसिटर के बारे में बताता है। तो ये बताइए कि 1C है जो व्युत्क्रमानुपाती है फ्रीक्वेंसी का, 1C है जो व्युत्क्रमानुपाती किसका है तो फ्रीक्वेंसी का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया, तो फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रमानुपाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होती है। तो भारत के घरों में जो सिंगल फेज सप्लाई जो होता है वो RMS वोल्टेज के रूप में होता है, RMS वोल्टेज के रूप में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में कहा गया कि यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर पाई जाती है तो प्रणाली का शक्ति गुणांक कितना होगा। तो अगर आभासी शक्ति का अगर बात करते हैं कि आभासी शक्ति और ये बताइए एक होता है वास्तविक शक्ति, ये वास्तविक संख्या अगर दोनों बराबर हो जाता है तो अगर इस शक्ति गुणांक का बात करेगा, पावर फैक्टर का बात करिएगा तो पावर जो फैक्टर हो जाता है वो 1 के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। कब जब आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति मतलब आभासी शक्ति वास्तविक शक्ति के बराबर होता है तो पावर फैक्टर 1 होता है। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में क्या बोला है कि प्रतिरोध और प्रतिघात युक्ति परिपथ के प्रतिबाधा मतलब इम्पीडेंस ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र होगा। तो ये बताइए, प्रतिरोध और प्रतिघात युक्ति परिपथ की प्रतिबाधा इम्पीडेंस निकालना चाहते हैं। हम बताए थे कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला याद रखिएगा, √R² प्लस XL², एक फॉर्मूला हो गया। और एक होता है Z बराबर √R² प्लस XC²। अब जो भी इसमें ऑप्शन है वो लगा लीजिएगा। ये रेजिस्टेंस हो गया और ये हो गया किसका, तो प्रेरक का हो गया। ये रेजिस्टेंस हो गया और ये हो गया कैपेसिटर का हो गया। तो ये बताइए कि ई माइनस वाला तो केस नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 4 पिकोफैराड मान के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो उनकी कुल प्रतिरोध कितना होगा। 4 पिकोफैराड दिया है, 4 पिकोफैराड मान के 2 संधारित्र हैं। अब ये बताइए कि संधारित्र है और संधारित्र को हम क्या बोलते हैं, तो कैपेसिटर बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। और आपको पता होगा कि एक केस हम आपको बता देते हैं, थोड़ा टाइम में जब हम लेंगे। जैसे अगर प्रतिरोध का बात करेगा तो एक श्रेणी क्रम में होता है जिसको हम सीरीज बोलते हैं, और एक समांतर क्रम में होता है जो पैरेलल बोलते हैं। अब श्रेणी में आपको पता है कि R जो इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट। इसी तरीका से पैरेलल का बात करेगा तो R जो इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट होता है। लेकिन ये बताइए प्रतिरोध में हो गया, लेकिन अगर कैपेसिटर में लगाना होता है तो इसी का उल्टा हो जाता है। अगर सीरीज में होता है तो सीरीज में कैपेसिटर होता है 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट। अगर यही पैरेलल का बात करेगा कैपेसिटर का, तो पैरेलल जो C इक्विवेलेंट होता है वो C1 प्लस C2 प्लस डॉट होता है। समझिएगा, जो प्रतिरोध का उल्टा होता है, जो श्रेणी होता है वो समांतर होता है, जो समांतर होता है वो श्रेणी होता है। तो आपसे प्रश्न में जो पूछा गया वो हिसाब से बना सकते हैं। इसमें जो कहा गया है कि 4 पिकोफैराड के मान 2 संधारित्र है, ये बताइए 2 संधारित्र के लिए किसमें लगाया गया है, तो श्रेणी में लगाया गया है। तो 1 जो टोटल जो अति आएगा इक्विवेलेंट आएगा संधारित्र का, तो 1/4 प्लस 1/4। जब 1/C इक्विवेलेंट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस 1, तो C टोटल जो निकालिएगा वो कितना हो जाएगा, तो 4/2। और ये बताइए 2 से कटेगा तो कितना आ गया, तो 2 पिकोफैराड आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कि 2 पिकोफैराड होगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कैपेसिटिव एसी परिपथ में, कैपेसिटिव है जो एसी परिपथ में क्या होता है। तो अगर एसी परिपथ का अगर बात करेगा कैपेसिटिव का, तो कैपेसिटिव में एसी परिपथ में धारा और वोल्टेज से आगे चलती है। अब समझिएगा, इसे ये बताइए कैपेसिटी का मतलब हो गया कैपेसिटर, क्या हो गया, कैपेसिटर। और आपको हम बताएं कि कैपेसिटर है जो वोल्टेज को क्या करता है, तो रोकता है, वोल्टेज को स्टोर करता है। तो ये बताइए कि अगर इस तरीका से इसका हम लाइन लेंगे तो ये वोल्टेज को तो यहीं ड्रॉप कर देगा वोल्टेज, और ये बताइए धारा आगे निकल जाएगा, धारा क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। लेकिन वही अगर इंडक्टर का बात करेंगे, इंडक्टर का प्रेरक का बात करेंगे तो प्रेरक में उल्टा हो जाता है। प्रेरक का काम होता है धारा को रोकना, तो ये धारा को रोकेगा और वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो आगे निकल जाएगा। तो वोल्टेज है जो लीड कर जाता है और धारा है जो लैगिंग करता है, लैगिंग। इसी तरीका से धारा है जो यहाँ लीड कर जाता है और वोल्टेज होता है जो लैग कर जाता है। तो पूछा गया है कि कैपेसिटी में एसी परिपथ में क्या होता है, तो धारा है जो वोल्टेज से आगे चली जाती है। देखिए धारा है जो वोल्टेज यहीं रह गया और धारा आगे निकल जाता है। एक स्वाभाविक बात है कि जिसको नापिएगा उसको रोक के ही नापना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये बताइए कि कैपेसिटिव होता है वोल्टेज को रोकेगा, तो वोल्टेज तो लैग कर जाएगा, पीछे रह जाएगा, और धारा को टाइम मिल जाएगा तो निकल जाएगा। तो बोला कि धारा है जो वोल्टेज से आगे निकल जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर लागू होते हैं, जैसे डीसी परिपथ का सारे नियम उस एसी परिपथ पर लागू होते हैं। तो एसी परिपथ पर लागू किसमें होती है, तो केवल प्रतिरोध में लागू होता है, केवल प्रतिरोध में लागू होता है। डीसी परिपथ के सारे नियम जो होता है वो एसी परिपथ पर भी लागू होता है, जिनमें होता है क्या, तो केवल प्रतिरोध होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए कि एक चित्र में एसी की राशियां दिया गया। एसी के बारे में बेर बेर इसलिए आ रहा है कि चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट का एसी का, इसलिए एसी का ज्यादा जिक्र इसमें होगा। तब बोला कि एसी राशियों की किस प्रकार की दिखता है। तो ये बताइए ये जो एसी जो फिगर बना हुआ है किस प्रकार का होता है, आउट फेज होता है या आउट फेज
करंट लीडिंग होता है या आउट फेज, तो ये होता है इन फेज होता है। क्या होता है? इन फेज होता है। इन फेज का मतलब ये होता है कि देखिए वोल्टेज यहाँ मैक्सिमम हुआ है तो दूसरा का भी मैक्सिमम होता है, तो दोनों जब मैक्सिमम पॉइंट पर एक बार पहुंचता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन फेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तो इन फेज बोलते हैं। लेकिन अगर हम आउट फेज का अगर बात करेंगे तो आउट फेज का सिंबल इस तरीका से बनता है, जैसे ए बन गया, और अगर इसको बनाना रहेगा तो ये बनता है इस तरीका से, इस तरीका से। तो ये बताइए कि ये हम मैक्सिमम पहुंचा तो ये यहीं है, ये डाउन में है, तो डाउन में ये जो डबल टाइम जो होगा एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया, इसी को हम आउट फेज बोलते हैं। तो इन फेज होता है जो एक साथ होता है, देखिए एक साथ नीचे ऊपरे है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो शक्ति गुणांक का सही अभिव्यक्ति करता है, अभिव्यक्ति करता है। तो हम बताए थे कि शक्ति गुणांक होता है जो आभासी बटा वास्तविक होता है, तो आभासी बटा वास्तविक बटा आभासी होता है, माफ करिएगा क्या होता है? वास्तविक बटा आभासी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि आरसी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो आरसी परिपथ का अगर बात करेगा तो ये बताइए, आरसी मतलब सी मतलब होता है कैपेसिटर। क्या होता है? कैपेसिटर। और कैपेसिटर है जो वोल्टेज को रोकेगा, वोल्टेज को रोकेगा, तो ये बताइए धारा आगे निकल जाएगा। तो बोला कि आरसी परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होता है? तो अगर शक्ति गुणांक का अगर बात करेगा तो शक्ति गुणांक क्या होता है? तो अग्र होता है, मतलब लीड कर जाता है, लीड कर जाता है। तो शक्ति गुणांक क्या होगा? अग्र होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक सीलिंग फैन 220 वोल्ट की वोल्टता पर 0.5 एम्पियर की धारा लेता है तो एवं 0.8 पक्ष की शक्ति गुणक रखता है, तो इस फैन की पावर क्या है? तो पहले शक्ति गुणक निकालिए, पावर फैक्टर होता क्या है? तो पावर फैक्टर का अगर बात करिएगा तो ये बताइए P बराबर I भी होता है, तो 220 गुने 0.5 होगा। जब इसको काटेगा तो ये पॉइंट हटेगा तो एक 10 नीचे आएगा, तो इससे कटेगा तो बाई 5 दोहतल से 110 आ गया। अभी बताइए पावर फैक्टर कितना आ गया है? 10। 0.8 पक्ष शक्ति गुणांक बोला है, तो इसको 110 गुने 0.8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 88 वाट आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 100 वाट और 200 वोल्ट बल्ब 160 वोल्ट आपूर्ति से अवध है तो वास्तविक ऊर्जा की खपत होगी। बोला क्या है कि 100 वाट और 200 वोल्ट है, बल्ब है जो 160 वोल्ट आपूर्ति से अवध है, 160 वोल्ट आपूर्ति से अवध है, तो वास्तविक ऊर्जा खपत इसका कितना होगा? तो वास्तविक ऊर्जा खपत इसका एनालिसिस जो है वो बहुत लंबा है और यहाँ लिख भी नहीं उतना पाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इसमें आंसर भी नहीं दिया गया है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा गया है कि बृहद क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वाले कंडक्टर की धारा घनत्व क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वाले चालक से होती है जब एक ही धारा उसके मध्य बहती है। बोला है कि बृहद क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वाले कंडक्टर की धारा घनत्व कम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वाले चालक से क्या होता है? कम होती है जब एक ही धारा उनके मध्य बहती है। तो ये बताइए कि दिया है बृहद क्रॉस सेक्शनल जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है, और बोला है कि कम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वाले चालक से कम होती है। क्या होती है? कम होती है जब एक ही धारा उनके मध्य बहती है, मतलब धारा समान है। तो ये बताइए कि बृहद वाला से क्या होगा? जो कम वाला से क्या हो जाएगा? कम वाला से बृहद वाला क्या हो जाएगा? कम होगा। क्या कि ये बताइए कि धारा घनत्व कम क्रॉस, बोला है कि कम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वाले चालक से कम होती है। क्या होगी? कम होती है जब एक ही धारा उनके मध्य बहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक प्रतिरोधी भार परिपथ में अधिकतम शक्ति खींचेगी तब जब स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध सर्किट के बाहरी प्रतिरोध के बराबर हो। बोला है कि एक प्रतिरोधी भार है, भार परिपथ अधिकतम शक्ति खींचेगी, मतलब अधिकतम पावर खींचेगी कब? जब स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध और सर्किट के बाहरी प्रतिरोध के बराबर होगा। तो बाहरी प्रतिरोध के बराबर कितना होगा? तो अधिकतम शक्ति के स्थानांतरण सिद्धांत होगा, अधिकतम शक्ति के स्थानांतरण सिद्धांत यह होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए 220 वोल्ट के 50 हर्ट्ज एसी वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर कितना होता है? तो अगर हम बात करते हैं वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर, तो वेव फॉर्म का फॉर्म जो फैक्टर होता है वो होता है 1.11 होता है जो वेव फॉर्म का फैक्टर होता है। देखिएगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का जो वेव फॉर्म होता है, वेव फॉर्म का जो फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर होता है वो कितना होता है? तो 1.11 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया कि एक विद्युत अवयव संधारित्र को किस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाता है। बोला है कि एक विद्युत अवयव संधारित्र को किस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो विनिर्दिष्ट किसके द्वारा किया जाता है, तो वोल्टता और धारा के माध्यम से किया जाता है, या वोल्टता या धारिता के माध्यम से। अगर धारिता की बात करेगा तो C बराबर जो होता है वो Q/V होता है। तो वही बोला गया है कि एक विद्युत अवयव संधारित्र मतलब कैपेसिटर हो गया। क्या हो गया, कैपेसिटर। आपको पता है कैपेसिटर है जो वोल्टेज को क्या करता है, तो रोकता है। तो वोल्टेज को रोकेगा तो वोल्टेज और धारिता भी क्या करता है, एक स्टोरिंग का काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्टता और धारिता। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि धारा का औसत मान उसके RMS मान के सदैव क्या होता है। तो धारा का औसत मान जो होता है वो RMS मान के सदैव से क्या होता है, तो कम होता है। क्या होता है, तो कम होता है। अगर RMS मान जो होता है RMS बटा एवरेज मान होता है या औसत मान होता है। तो आपको पता है कि RMS जो मान होता है वो क्या होता है, औसत वेग से ज़्यादा होता है या औसत भार से ज़्यादा होता है। वही बोला कि धारा का औसत मान जो है वो RMS मान के सदैव क्या होता है, तो कम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए RL परिपथ में क्या होता है। तो RL परिपथ में क्या होता है। तो अगर RL परिपथ का अगर बात करिएगा तो ये बताइए RL परिपथ है तो L का मतलब हो गया कौन सा, तो L का मतलब बात कर रहा है किसका, तो प्रेरक के बारे में। और प्रेरक में हम क्या बताए थे कि धारा को रोकता है और वोल्टेज को, धारा को रोकता है और वोल्टेज को लीड करवा देता है, आगे बढ़ जाता है। तो ये बताइए धारा को रोकेगा वोल्टेज को लीड करवाएगा, तो धारा को रोकेगा कितना, 90 डिग्री पर। तो ये बताइए धारा है जो विभव से 90 डिग्री पक्ष हो जाता है, मतलब पीछे हो जाता है। इसे इस तरीका से अगर बनाइएगा तो ये बताइए ये वोल्टेज होता है और ये धारा होता है। ये बताइए तो 90 डिग्री पर बनाया और वोल्टेज है जो लीड कर जाएगा, आगे निकल जाएगा और धारा को यहीं रोक देगा। ये बताइए धारा है जो विभव से 90 डिग्री पक्षवृत्ति होता है, धारा है जो विभव से 90 डिग्री पक्ष मतलब लैगिंग कर जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि जवाब क्रिय तरंग का फॉर्म फैक्टर कितना होता है। तो फॉर्म फैक्टर का अगर बात करिएगा तो इसका फॉर्म फैक्टर होता है 0.7707 और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 0.637 गुने मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो 0.707 गुने मैक्सिमम वैल्यू बटा 0.637 गुने मैक्सिमम वैल्यू। अगर फॉर्म फैक्टर का अगर बात करिएगा कि फॉर्म फैक्टर की क्या होता है, तो ये RMS बटा एवरेज धारा होता है, एवरेज धारा होता है। और इसी को दिया गया है 0.70 मैक्सिमम वैल्यू और बटा 0.637 गुने मैक्सिमम वैल्यू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसमें है जो उच्चतम शिखर गुणक होता है, किसमें उच्चतम शिखर गुणक होता है। तो अगर उच्चतम शिखर गुणक अगर बात करेगा तो होता है पूर्ण तरंग दृष्टिगत जया तरंग में, पूर्ण तरंग दृष्टिगत जया तरंग में होता है पूर्ण तरंग। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि E1 है जो A sin ओमेगा टी और E2 है जो A sin ओमेगा टी माइनस थीटा होता है, थीटा है। तो बताइए कि इसमें ऑप्शन में कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। E1 से E2 है जो थीटा कम है, E1 से देखिए E1 से E2 है जो थीटा देखिए माइनस हो गया तो क्या हो गया, थीटा कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि E1 से E2 है जो थीटा कम है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि 3 एम्पियर धारा का वाहक 1 हेनरी प्रेरकत्व है कि ऊर्जा संचित करेगा। बोला है कि 3 एम्पियर धारा का वाहक एक हेनरी प्रेरकत्व, 1 हेनरी प्रेरकत्व कितना ऊर्जा संचित करेगा। तो ये कितना ऊर्जा संचित करेगा, तो इनमें से कुछ ना है। अगर बात करेगा 3 से तो इसका 3 जो हो अब ये हेनरी है तो कितना हो जाएगा 1/3, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें कहा गया कि AC संकेतक का RMS मान 10 वोल्ट है तो इसका चरम मान कितना होगा। बोला है कि AC संकेतक का RMS मान 10 वोल्ट है तो इसका चरम कितना होगा। तो अगर चरम का बात करेगा तो चरम जो होता है वो इसका हो जाएगा 14.41 वोल्ट, 14.41 वोल्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोला है कि कला की कितनी डिग्रियां एक पूर्ण चक्कर परिचायक होती है। एक पूर्ण चक्कर अगर लगाएगी तो कितना डिग्री पर लगाएगा, तो 360 डिग्री पर। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक थ्री कला प्रणाली में कला वोल्टता में कितने डिग्री के अंतर होता है। तो अगर थ्री कला का बात करेगा तो थ्री कला में मानते हैं कि थ्री फेज है और टोटल होता है 360 बटा अगर थ्री करिएगा तो 120 डिग्री का अंतर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सिंगल फेज अगर बोलेगा तो सिंगल फेज का अगर बात करिएगा तो सिंगल फेज कितना डिग्री पर होता है, तो सिंगल फेज होता है 90 डिग्री पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि साइन तरंग का आकृति गुणक निम्न समतुल्य होता है। तो साइन तरंग का साइन तरंग का आकृति गुणक जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है IRMS बटा एवरेज। साइन तरंग का आकृति IRMS बटा एवरेज, जैसे IRMS हो गया और वटा I एवरेज हो गया, ये किसका होता है, तो साइन आकृति गुणक का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया कि एक संतुलित त्रिकला मतलब थ्री फेज तार संयोजित प्रणाली में कला वोल्टता और लाइन वोल्टता के बीच क्या संबंध होता है। तो कला वोल्टता और लाइन वोल्टता का अगर बात करिएगा कि कला वोल्टता और लाइन वोल्टता के बीच क्या संबंध होता है, तो ये संबंध होता है VL√3PH होता है, VL√3PH होता है। यहाँ से कंसेप्ट समझिएगा, बेर बेर पूछते रहता है। एक पूछता है स्टार के बारे में और एक पूछता है, एक सेकंड, एक पूछता है डेल्टा के बारे में और एक पूछता है स्टार के बारे में। डेल्टा की अगर बात करेगा तो डेल्टा जो होता है वो VL बराबर होता है VPH और यहाँ जो होता है वो IL बराबर होता है IPH हो गया। I मतलब हो गया, I हो गया, ये हो गया, PH हो गया। तो PH हो गया जो फेज हो गया, ठीक है, और IL हो गया जो लोड हो गया। तो ये फार्मूला भी याद रखिएगा। इसी पर फार्मूला पर एक और बनता है कि जैसे IPH जो बोलता है वो कितना हो जाता है, तो IL बटा √3 हो जाता है, किसमें, तो डेल्टा में हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर बात करेगा तो यहाँ जो VPH जो होता है वो कितना हो जाता है, तो VL का बाई √3 हो जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा था VPH, तो ये बताइए कि VPH जो पूछा है, तो VPH अगर हमको निकालना है तो VPH यहाँ होगा तो √3 से गुना हो जाएगा VPH में। तो ये बताइए कि VL कितना हो जाएगा। अगर VL का बात करिएगा तो इसका हम बताए थे, इसका राइट आंसर का VL निकालिएगा तो VL√3PH हो जाएगा। तो VL यहाँ देखिएगा, ये VL हो गया, तो VL जब यहाँ चलेगा तो ये बताइए VPH गुने √3 बराबर कितना हो जाएगा, तो VL हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न ये वाला फिर से देख लीजिएगा, रिपीट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस पेपर में ही आया है LP में। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले में बोला कि परिपथ में विद्युत शक्ति को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो परिपथ में विद्युत शक्ति को हम किस में व्यक्त करते हैं, तो वोल्टता और धारा के गुणा करके, वोल्टता के वर्ग और प्रतिरोध के विभाजित करके और धारा के वर्ग और प्रतिरोध के गुणा करके। ये बताइए विद्युत शक्ति का अगर बात करिएगा तो विद्युत शक्ति P बराबर हम बताए थे कि P बराबर होता है IV² बटा R और I²R। अब ये बताइए कि वोल्टता और धारा के गुना करके देखिए आ गया, फिर वोल्टता के वर्ग और प्रतिरोध से विभाजित करके ये भी आ गया, और धारा के वर्ग और प्रतिरोध से गुना करके, धारा के वर्ग और प्रतिरोध से गुना करके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्त बता देते हैं कि जो टेक्निकल चीज जो होता है उसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, 1 से 2 बार करना पड़ेगा। आपको 75 में कितना लाना है, तो 27 नंबर लेना है। तो ऐसा ना हो कि न्यूमेरिकल में ही फंसे रहे, हमको ऐसा फैक्ट खोजना है कि हमको 27 से मतलब 30 या 35 के हमको टारगेट लेके चलना है। तो ये सब फैक्ट याद रखेगा। इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो होता है जो फिजिक्स से लेना देना रहता है, और फिजिक्स और इसमें होता है जो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला हुआ रहता है। तो इसको ज़्यादा प्रेशर न लेना है, जो भी आ रहा है उसको बनाइएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला गया है कि विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम का नियम के अत्यंत निकटता से होता है। जैसे कूलाम का नियम का जो बल लगता है वो लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। अब बताइए कि इसी के साथ जैसा ई लगा है, जैसे ही बताइए किस में लगता है। तो आपको पता है कि न्यूटन का गुरुत्व जो नियम होता है उसमें यही काम करता है। न्यूटन का गुरुत्व F बराबर होता है G(m1 m2 बटा R²। तो देखिए कि दोनों को मिलता जुलता है, तो बस मिलता जुलता आपसे पूछ रहा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान क्या होता है। तो उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान जो होता है वो क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। उच्च फ्रीक्वेंसी पर प्रतिघात प्रेरक का, जैसे ये बताइए आपसे पूछ रहा है कौन सा, तो एक सेल का, और एक सेल का हम बताए थे 2 पाई FL होता है। तो ये बताइए कि एक सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया FL का। तो ये बताइए फ्रीक्वेंसी हो गया, ये हो गया कौन सा, तो प्रेरकत्व हो गया। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो जब उच्च आवृत्ति होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो ये बताइए कि ये प्रेरक क्या बोलते हैं, प्रेरक भी बढ़ेगा, तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक अल्टरनेटिंग EMF एक विशुद्ध संधारित्र पर लागू किया जाता है जिसमें धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाता है। यदि AC का आवृत्ति दोगुनी कर दिया जाए तो प्रतिघात प्रतिरोध क्या होगा। बोला है कि एक अल्टरनेटिंग EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक विशुद्ध संधारित्र का बात किया, संधारित्र मतलब 1 से C का लागू किया जाता है, तो जिसमें धारिता प्रतिघात 10 ओम है। धारिता प्रतिघात कितना दिया है, तो 10 ओम दिया है, मान लेते हैं 10 ओम है। तो AC की आवृत्ति दोगुनी कर दिया जाए, AC की मतलब F को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिघात क्या होगा। तो ये बताइए कि 1 से C जो होता है,
1 से सी जो होता है 1/2 पाई एफ एल होता है, एफ सी होता है। अब ये बताइए कि 1 से सी व्युत्क्रमानुपाती है एफ सी का। अब एफ सी को दुगना करिएगा, इसको दुगना करिएगा और दुगना करिएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, मतलब एक सी जो रिजल्ट मिलेगा 1/2 मिलेगा। 1/2 मिलेगा तो पहले इस आर कितना दिया है, 10 दिया है, तो ये बताइए 10 जो आएगा तो 10 का हाफ करिएगा 1/2 तो कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 ओम। समझिएगा, फिर से हम बता देते हैं। जैसे ये बताइए शुरुआत में 10 ओम दिया है, आपको पता है कि एक सी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का कितना होता है, उल्टा होता है। अब फ्रीक्वेंसी को जब दुगना करिएगा तो दुगना करेगा तो मतलब कि इसका 1/2 हो गया, हाफ हो गया, और हाफ हो गया तो ये बताइए इसका भी हाफ हो जाएगा, और हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 ओम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो अगर आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध का अगर बात करिएगा तो इसका प्रतिरोध जो हो जाता है वो शून्य हो जाता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए कि चित्र में शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ कौन सा होता है। तो शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए कि चित्र में करंट, ये बताइए कि इस चित्र में करंट, ये बताइए ये हो गया करंट और ये हो गया वोल्टेज। करंट है जो पीछे हो गया तो करंट हो गया जो लैग कर गया, और ये वोल्टेज है जो लीड कर गया। तो ये बताइए वोल्टेज से लैग कर रही है, नहीं सही है कि वोल्टेज से लैग कर रही है। देखिए वोल्टेज है, अब वोल्टेज से क्या कर रहा है, तो लैग कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि वोल्टेज से लैग कर रही है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक शुद्ध एलसी परिपथ में पावर खपत होती है। एक शुद्ध एलसी परिपथ, अभी बता एलसी का परिपथ जो बोला है में पावर खपत होती है। तो एलसी परिपथ में पावर जो शुद्ध एलसी परिपथ बोलेगा तो कितना होता है, तो शून्य खपत होती है। एक शुद्ध एलसी परिपथ में पावर शून्य खपत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है बताइए कि एसी सिंगल फेज परिपथ द्वारा लिया गया पावर क्या है। तो एसी सिंगल फेज बोला है, एसी सिंगल फेज परिपथ द्वारा लिया गया पावर क्या होता है। तो एसी सिंगल फेज द्वारा लिया गया पावर जो होता है वो होता है P बराबर आई वी कोस थीटा, आई वी कोस थीटा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि एसी परिपथ, एसी सिंगल फेज परिपथ द्वारा लिया गया पावर होता है आई वी कोस थीटा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक सम्मिश्रण धारा तरंग समीकरण I बराबर 14 साइन ओमेगा टी और 2 साइन 5 ओमेगा टी द्वारा दिया गया है। तो धारा का RMS मान, RMS मान कितना एम्पियर होगा। इसका RMS मान जो होगा वो 10 एम्पियर होगा। कितना, तो 10 एम्पियर होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि लो पावर फैक्टर से निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है। तो लो पावर फैक्टर से कौन सी हानि होती है। तो कॉपर हानि बढ़ जाती है, सही है। टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है, ये भी सही है। खर्च बढ़ जाता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि लो पावर फैक्टर हानि से कौन सा होता है, तो सभी हानि होती है। कॉपर हानि, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है और खर्च भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों बता देते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट में 45 क्वेश्चन था जो आपको करवा दिए हैं। इसी तरीका से अगला चैप्टर का भी इंतजार करिएगा। अगला चैप्टर भी इसी तरीका से आपको हम प्रैक्टिस करवा देंगे। 75 से आपको 35 मार्क्स लाने के आप मैक्सिमम यहाँ से प्रैक्टिस करके ला सकते हैं। इसमें ज़्यादा नंबर लाने से कोई मतलब नहीं है, 27 नंबर लाना है, लेकिन रिक्सी ना लीजिएगा। 35 का टारगेट रखेगा तो गिर के 30 तक भी आ सकते हैं। तो चलिए, सेशन आपको अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।